हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाई कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर बिजनेस साइकिल। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे मतलब आज का कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे ये चैप्टर पढ़ाना एक मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है और आप लोगों को भी समझना, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको इन फ्यूचर क्या बिजनेस, कैसे बिजनेस रन होता है, बिजनेस को कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो सब चीज़ को जानने के लिए अपने को ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर अपना प्रैक्टिकल और अपना बेसिक लर्निंग के इम्पोर्टेंस भी रखता है। चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल दोस्तों इकोनॉमिक्स का देखा जाए तो क्लास 11 में वेटेज 5 to 10 मार्क्स, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन 8 to 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स भी हो सकता है ना। तो हम डिस्कस करते हैं बिजनेस साइकिल से। तो बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या होता है? बिजनेस साइकिल refers to alternate expansion and contraction of overall business activity। बिजनेस एक्टिविटी कहने का मतलब है, एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी, एक होता है बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी होता है जो लिविंग, लाइवलीहुड और अर्निंग के लिए किया जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी, है ना। तो बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस साइकिल refers to alternate expansion and contraction of overall business activity as manifested in fluctuations in measures of aggregate economic activity such as gross national product, employment and income। मतलब देखिए इस चीज़ में क्या क्या कवर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है, बिजनेस साइकिल में कवर है। अब देखिए दोस्तों, बिजनेस साइकिल कहने का मतलब है, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। बिजनेस साइकिल का कहने का मतलब है कोई भी बिजनेस, है ना, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं रहता है, उसका अप डाउन चलते रहता है ना, वही फेस है अपना। तो बिजनेस साइकिल में वही चीज़ सीखने वाले हम लोग, जो बिजनेस का कितने सारे फेसेस होते हैं और वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या कॉजेज से वो डाउनफॉल में चला जाता है या अप डाउन में चल जाता है ना। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस साइकिल का बेसिकली 4 फेसेस होता है, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको। एक्सपेंशन, सबसे पहले एक्सपेंशन फेज में रहेगा, देखिए दोस्तों एक्सपेंशन, फिर वो डाउन टर्न में आएगा और वो क्या करेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन फेज यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से पीक में आ जाएगा, यहाँ पे पीक, फिर रिसेशन में जाएगा और फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, मतलब टफ। मतलब कहने का मतलब है एक्सपेंशन फेज होता है जब बहुत मतलब एम्प्लॉयमेंट एट फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, वो फेस में। फिर प्राइसेस इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, फिर पीपल जो है मतलब वर्क फोर्स ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है, फिर अपना प्राइसेस चीज़ों का बढ़ते रहता है, डिमांड ज़्यादा होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसी होता है, फिर क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है बैंक से, वो सब चीज़ रिलेट करता है एक्सपेंशन फेज से। पीक फेज वो होता है, देखिए दोस्तों, ये हमेशा ऐसा नहीं होता जो बिजनेस जो है अब हमेशा ग्रोथ करते जाएगा, है ना, वो कभी ऐसा फेस आएगा जब वो पीक में पहुंच जाएगा। मतलब एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ कर रहा था, फिर पीक में पहुंचा, पीक के बाद फिर नीचे गिरेगा, फिर रिसेशन में आएगा और फिर डाउनफॉल मतलब डाउन ये टफ में आ जाएगा और डिप्रेशन में हो जाएगा, ठीक है, फिर वो अपना वापस से रिकवरी फेज में आना स्टार्ट करेगा, टर्निंग पॉइंट लेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला फेज बात करते हैं एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, मतलब एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट मतलब जो हम लगाते हैं सामान, गुड्स और सर्विस को बेचने के लिए, आउटपुट होता है जो अपना जनरेट होता है ना। तो आउटपुट मतलब इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, इसमें हम स्मॉल लेवल पे बात नहीं करेंगे, इसमें हम पूरा नेशनल बेसिस पे बात करेंगे। तो इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो रहेगा। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा होगा, कैपिटल, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस कहने का मतलब है जब अपना हर एक चीज़ सही चलेगा ना, तो स्टॉक का प्राइसेस भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। फिर देखिए कंटिन्यूस टिल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये एक्सपेंशन फेज तब तक चलेगा जब तक पूरा रिसोर्सेज अपना हम यूटिलाइज ना कर ले, है ना। प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल, प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल मतलब प्रोडक्शन एकदम मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच जाएगा। ये स्टेज बात करता है एक्सपेंशन फेज, ठीक है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली 2 तरीका का होता है, एक होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलेंटरी, है ना। वॉलेंटरी मतलब होता है लतखोर टाइप, मतलब
जो खुद से चाहता है, उसके पास जॉब तो होता है लेकिन वो जॉब करना नहीं चाहता खुद के मर्जी से, है ना। और अनवॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसके पास जॉब नहीं रहता, है ना, लेकिन वो जॉब करना चाहता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ टेक्नोलॉजी के चेंजेस से होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब स्ट्राइक आ जाता है, फिर कुछ चीज़ से रुक जाने के कारण उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा था अपना एक्सपेंशन फेज का। सेकेंड फेज बात करता है पीक, मतलब जब एक्सपेंशन फेज से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पीक में पहुँचा, पीक में पहुँचा। तो पीक में क्या हुआ, डिमांड स्टेबलाइजेस, मतलब जो भी प्रोडक्शन कर रहा था मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा और वो पीक में पहुंच गया, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, है ना। तो डिमांड स्टेबलाइजेस, मतलब स्टेबलाइजेस का कहने का मतलब है डिमांड रुक जाना, रुक जाना, डिमांड रुक जाता है, डिमांड ज़्यादा फिर धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है। फिर देखिए इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस, बात करते हैं इनपुट प्राइसेस, मतलब जो हम सामान लगा रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। किस फेज में, पीक का फेज में। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली डिपेंड करता है अपना अर्निंग्स पे, अर्निंग्स डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है, अर्निंग पे। अब देखिए एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट्स, एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट्स तो कम कहने का मतलब है जो डिमांड रुक जाता है ना। स्टेगनेट्स का मतलब रुक जाना। कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा, मतलब कंज्यूमर्स मतलब होता है जो फिक्स्ड वेज अर्नर होता है ना। पीक पोजीशन में क्या होता है, अब जिसको देखिए जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, पीक पोजीशन पे चला गया तो वो अपना जो है कंजम्पशन बढ़ाएगा, लेकिन जो कंज्यूमर जिसका इनकम फिक्स्ड वेज रेट पे है, मतलब इतना ही सैलरी मिलेगा, तो जब प्राइस के बढ़ने के कारण तब वो क्या करेगा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देगा। किसके ऊपर, हाउसिंग ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा के ऊपर, ठीक है। तो ये दो फेज था, बात कर रहे थे हम अपने एक्सपेंशन और पीक के ऊपर। अब हम बात करेंगे रिसेशन और ट्रफ, फिर अपने रिकवरी पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों थर्ड फेज है अपना कॉन्ट्रैक्शन और फोर्थ वन इज ट्रफ और डिप्रेशन, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज मीन्स, कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम रिसेशन भी होता है। दोस्तों रिसेशन कहने का मतलब है, देखिए अपना इंडिया में अभी कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इतने दिन लगभग 3 महीना से 4 महीना लॉकडाउन का फेज चला, जिसमें से अभी आपको पता होगा न्यूज़ में आपने रिसेंट देखा होगा जो जीडीपी एकदम नीचे चला गया, मतलब जीडीपी रेट एकदम लो हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है जब इतना दिन लॉकडाउन रहेगा तो सारा प्रोडक्शन रुक गया होगा, है ना। लेबर लोग अपना गांव चले गए थे तो वो जो काम में नहीं चल रहा था, फैक्ट्री सारे बंद थे, तो इस कारण से जीडीपी रेट अपना नीचे हो गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अभी देखो कोरोना अभी देश से गया नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अब अनलॉक फेज स्टार्ट कर दिया है। अनलॉक फेज कहने का मतलब है जो वो गवर्नमेंट ये चाह रहा है, जो अगर हम और भी ज़्यादा दिन तक अगर लॉकडाउन को रखे तो अपना इकोनॉमी डिप्रेशन में चल जाएगा, मतलब ये एकदम नीचे चल जाएगा टफ में, फिर रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत साल लग जाएगा रिकवरी करने के लिए। तो अभी का इकोनॉमी का टाइम पे, मतलब अभी जो रिसेंट पीरियड चल रहा है, मतलब अभी का मंथ है सितंबर, है ना। तो सितंबर फेज में आते आते रिसेशन तक पहुंच गया था अपना इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रिसेशन तक पहुंच गया था, इसीलिए जीडीपी रेट एकदम नीचे चला गया। मतलब कहने का मतलब है जब लॉकडाउन का फेज था, आपको पता होगा जो उस टाइम जो प्रोड्यूसर्स था, मतलब जो सेलर था, वो प्राइसेस एकदम स्लो था, एकदम कम था। वो क्या चाहता था जो कंज्यूमर्स जो भी उसका एग्जिस्टिंग गुड्स है वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, मतलब जितना भी स्टॉक है सारा गुड्स जल्दी से सेल हो जाए, और प्राइस को एकदम कम करके रखा था। और अनएम्प्लॉयमेंट का फेस एकदम हाई में था, मतलब एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, क्योंकि सारे लेबर्स को गाँव जाना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन का फेस चल रहा था, है ना। तो यही बात करता है अपना रिसेशन फेज का। देखिए वो जो 3 महीना लॉकडाउन में था इंडिया, वो फेज को दिमाग में रखना, जो रिसेशन का पीरियड था, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, मतलब रिसेशन पीरियड से बाहर आने के लिए वो इंडिया में अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को हटा के अनलॉक फेज स्टार्ट किया, ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सके वापस से, है ना। तो देखिए दोस्तों रिसेशन का फेसेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट इज़ इंक्रीज इन डिमांड हर्स्टेड एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मतलब डिमांड एकदम स्लो में हो जाएगा। देखिए उस जो 3 महीना का पीरियड था उस टाइम
कंज्यूमर जो था उसका जॉब्स छिन गया था बहुत सारी कंज्यूमर्स का, है ना। तो वो अपना जो डिमांड था, मतलब जो भी पहले वो सोचता था अपना एक्सपेंडिचर करे, जैसे कि अपना कैपिटल गुड, ये क्या नाम है उसका, जैसे कि अपना फर्नीचर खरीदे, कुछ भी मशीनरी खरीदे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, है ना, कुछ भी कंजम्पशन करे, उस चीज़ को कम हो गया। इंक्रीज इन डिमांड हैस्टेड एंड इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मतलब डिमांड नीचे हो, डिमांड डिक्रीजेस। फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए दोस्तों, फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है जब प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जब प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होगा और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना कम सोचेंगे किसी भी बिजनेस में। मीन्स फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो कम होगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन जब कम हो रहा है तो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट को वेज कहाँ से देगा, है ना, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। अब देखिए इस फेज में क्या होगा, सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड। सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड कहने का मतलब है इस फेज में अब प्रोड्यूसर्स के पास तो एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर जो है डिमांड का रेट कम हो चुका है, डिमांड कम कर रहा है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड, है ना। अब देखिए प्रोड्यूसर्स लोअर देन देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंट्रीज। जो मैंने पहले बोला, जो प्रोड्यूसर सोचता है जो अपना जो भी इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स पड़ा हुआ है गोडाउन में उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में सेल करे लोअर प्राइस में। अगर लोअर प्राइस में भी सेल हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको मार्केट से हटाए। अब देखिए फॉल इन द वेज एम्प्लॉयमेंट रेट। वेज एम्प्लॉयमेंट रेट कहने का मतलब है जब लेबर ही कम होगा, जब लेबर ही कम होगा तो उसको मतलब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो एम्प्लॉयमेंट को भी बोलेंगे तेरे को भी मैनेज करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, जो तुम्हारा वेज एम्प्लॉयमेंट रेट उसका डिक्रीज हो रहा है ना। ये फेस बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन का। अब देखिए फोर्थ फेस है ट्रफ। अगर यही फेस चलते रहे, अगर यही फेस ऐसे करके यहाँ पर रिसेशन आया तो और भी नीचे आ जाएगा, है ना, ट्रफ। तो इंडिया को ट्रफ में नहीं आने के कारण, मतलब नहीं आने, इंडिया में अगर ट्रफ का फेस आ जाता तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी कारण अनलॉक फेस स्टार्ट किया गया ताकि ट्रफ और डिप्रेशन में ना आके वो जल्दी से रिकवरी करे, मतलब रिसेशन से ही रिकवरी करना स्टार्ट कर ले, और इंडिया अब रिकवर करेगा भी धीरे धीरे। ट्रफ और डिप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्लगिश मतलब एकदम बेकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस केस में क्या होगा, सब चीज़ नीचे हो जाएगा, डिमांड नीचे हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे हो जाएगा, प्रोडक्शन नीचे हो जाएगा, है ना। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ, ग्रोथ एकदम नेगेटिव पोजीशन पे चल जाएगा, है ना, नेगेटिव ग्रोथ। फॉल इन इंटरेस्ट रेट। फॉल इन इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब है बैंक वाला अगर मान के चलो 6% इंटरेस्ट देता था, मतलब 6% डिपॉजिट रखने के लिए, उसमें अगर हम डिपॉजिट रखते तो 6% अपने को इंटरेस्ट रेट मिलता, तो वो इंटरेस्ट रेट को अब घटा दिया। अब इंटरेस्ट रेट को घटा दिया तो कंज्यूमर सोचेगा हम बैंक में रखने से अच्छा अपने घर पे ही रखें, है ना। तो इसलिए फॉल इन इंटरेस्ट रेट, और कंज्यूमर क्या सोचने लगा, लिक्विड मनी को कलेक्ट करने लगा, लिक्विड मनी, है ना, लिक्विड मनी को कलेक्ट करना लगा घर पे ही। और बैंक में जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, मतलब डिपॉजिट ही नहीं होगा, तो अपना इकोनॉमी जल्दी से बढ़ेगा कैसे, क्योंकि बैंक से ही अपना होता है हर चीज़, है ना। तो बैंक में जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लिक्विड मनी इंक्रीजेस, मतलब घर में कंज्यूमर अपना पैसा को रखना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हैज़ फॉलन। मतलब देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही फॉल होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही एकदम लोएस्ट फेस में चला गया तो वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा कैसे, है ना। और बैंक भी उसको अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है, पैसा कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा क्योंकि लोन उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपना चारों फेस बात कर रहा था ट्रफ, जिसका दूसरा नाम डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन फेस का कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसे आप नोट कर ले, फिर मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों हम चारों फेस का बात कर लिए। जो बिजनेस साइकिल का 4 फेस होता है, एक एक्सपेंशन होता है जब बिजनेस ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, फिर पीक में पहुंचता है, फिर रिसेशन में आता है और फिर नीचे डाउनफॉल में चला जाता है, मतलब डिप्रेशन और ट्रफ में। मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस का जो भी है पीरियड वाइज वो कभी भी एक कांस्टेंट लेवल पर नहीं होता जनरली, है ना, वो चेंज होते रहता है रेगुलरली। अगर डिप्रेशन में गया है तो वो रिकवरी करेगा वापस से। देखिए इंडिया रिसेशन से ही रिकवरी करना स्टार्ट कर लिया, मतलब डिप्रेशन में जाने ही नहीं दिया। अगर 2 महीना 3 महीना और लॉकडाउन होता ना तो इंडिया भी डिप्रेशन और ट्रफ में चला जाता, क्योंकि जीडीपी रेट वैसे ही नीचे चला गया था। तो और 1-2 महीना और अगर लॉकडाउन हो जाता तो इंडिया वैसे ही डिप्रेशन में चल जाता। इसलिए इसको रोकने के लिए
लॉकडाउन को हटाया गया और अनलॉक फेज को स्टार्ट किया गया और रिकवरी फेज मतलब रिसेशन के बाद से ही इंडिया रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। रिकवरी फेज में क्या होता है, लेबर इज रेडी टू एक्सेप्ट एट लोअर वेजेस, मतलब पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम नीचे था, अब लेबर आया, गाँव से लेबर आया, है ना, लेबर आया और अपने मालिक को बोला जो मुझे जितना आप दोगे उतना मैं काम कर लूँगा, ठीक है। तो देखो मालिक के पास भी पैसा नहीं था, अब लोअर वेजेस में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वेजेस कम दे रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, दोनों मिल के बोला ठीक है मैं तुमको अभी धीरे कम दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चलूँगा, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब लेबर और मालिक, है ना, दोनों मिलकर इकोनॉमी को रिकवरी में लेके चलेंगे, मतलब वापस से एक्सपेंशन में जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लेबर इज रेडी टू एक्सेप्ट एट लोअर वेजेस, एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। कहने का मतलब है बुरा वक्त गया अच्छा वक्त आया, मेरे साथ बोलिए, बुरा वक्त गया अच्छा वक्त आया, मतलब एंड ऑफ पेसिमिज्म बुरा वक्त गया एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म अच्छा वक्त आ गया। तो ये अपना फेस में है रिकवरी फेस में, मतलब डिप्रेशन से वापस एक्सपेंशन फेस में रिकवर करेगा। फिर क्या है, एज इन्वेस्टमेंट राइजेस, अब इस केस में इन्वेस्टमेंट भी राइज करेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और बैंक भी अपना क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ा दिया, क्रेडिट ज़्यादा देने लग गया इन्वेस्टर्स को और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया ताकि पीपल जो है मतलब कंज्यूमर जो है सो बैंक में इन्वेस्टमेंट भी कर सके, डिपॉजिट भी मनी को अपना कर सके और लिक्विड मनी को रोका जा सके। अब प्रोडक्शन राइजेस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, इनकम एट इट्स गुड लेवल एंड कंज्यूमर बिगिंस टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, मतलब सब चीज़ सही है, इनकम अपना बढ़ रहा है। इनकम बेसिकली डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, जैसे कि हमने सीखा था, इनकम इज डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो कंज्यूमर बिगिन टू एक्सपेंड इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ये अपना पूरा टिपिकल फेस था रिकवरी का फेस, मतलब डिप्रेशन और ट्रफ के बाद वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा और वापस से एक्सपेंशन फेस में पहुंच जाएगा। तो ये अपना पूरा बिजनेस साइकिल का बात था। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब वो जो क्या क्या कॉजेज है जिसके कारण वो डिप्रेशन और ट्रफ, रिसेशन या पीक में कैसे पहुंचता है ना, इसे आप नोट कर लो। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल का, जो बिजनेस साइकिल जो अपना एक्सपेंशन फेज, पीक, रिसेशन, ट्रफ, उसका क्या क्या कॉजेज है ना। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल बेसिकली दो तरीका का होता है, एक होता है इंटरनल कॉजेज और एक होता है अपना एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में बात करता है फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, मतलब डिमांड में फ्लक्चुएट करना, अप डाउन होना, ठीक है। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसका जो वेरिएट हो रहा है उसके कारण। फिर अनप्लान्ड चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कॉज बिजनेस फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी। कहने का मतलब है सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना इंडिया में डीमोनेटाइजेशन है ना। डीमोनेटाइजेशन मतलब 12 बजे से 500 और 1000 का नोट बंद, मतलब इस कारण कितने सारे बिजनेसमैन, कितने सारे बिजनेस पर्सन का उसका जो बिजनेस है वो एकदम नीचे चला गया, क्योंकि वो अनप्लान्ड चेंजेस इन बिजनेस मनी मार्केट है। मतलब गवर्नमेंट पहले से नहीं बताया था जो डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, भले ही उसका मोटिव अच्छा था लेकिन उसके कारण बहुत सारा लॉस भी हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब पीपल को पता ही नहीं है, जब इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है और बिजनेसमैन को पता ही नहीं है जो डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, तो वो अपने पास कितने सारे मनी रखा हुआ होगा, है ना, और उसको कितने सारे मतलब बैंक में जाके उसको पहले चेंज कराओ, फिर उतना टाइम वेस्ट करो, ये सब चीज़ में मतलब अनप्लान्ड चेंजेस इन बिजनेस इकोनॉमी है। अगर अनप्लान्ड चेंजेस इन बिजनेस इकोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट होगा तो वो अपना वन ऑफ द इंटरनल कॉजेज में आएगा। अब सेकेंड चीज़ बात करता है अपना एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज बात करेगा, देखो इंटरनल कॉजेज बात कर रहा था जब खुद का, मतलब चाहे अपना या गवर्नमेंट का, और एक्सटर्नल कॉजेज बात करेगा मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स। वॉर, अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चला गया, वॉर छिड़ गया, है ना, तो उस केस में जितना भी अपना मतलब इन्वेस्टमेंट रहेगा रफाल में, जो भी है कुछ भी है, तो उसमें जो उसके कारण जो प्रोडक्शन कम होगा वो भी वन ऑफ द रीज़न है। सेकेंड वन इज पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। मतलब देखिए अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जब अपना इकोनॉमी मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना, मतलब वो उसको अंग्रेज ब्रिटिश लोग उसको कब्जा करके रखा था, उसका रूल था ब्रिटिश रूल का,
तब उस केस में क्या था, वॉर छिड़ जाने के कारण इंडिया का ग्रोथ एकदम कम हो गया था, है ना। उस टाइम पे भी बिजनेस साइकिल चलता था, बिजनेस साइकिल हमेशा होता है एक बिजनेस में। तो वो वॉर के कारण हुआ। फिर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जब वॉर खत्म हो गया 1947 के बाद, तो उस टाइम से इंडिया अपना रिकवरी फेज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब है इंडिया सेकेंड मोस्ट कंट्री में आता है वर्ल्ड में जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे, मतलब जब बिजनेस साइकिल का नीचे होने का, डाउनफॉल होने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अप टर्न में मतलब रिसेशन और रिकवरी होने का भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। कहने का मतलब है एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स आएगा पहले तो वो सोचेगा जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो, मतलब सबसे ज़्यादा हो, मेरा सेल कोई ना कोई तो मेरा खरीद ही लेगा सामान को। जैसे कि इंडिया में आके वो सेल करना चाहता है हर एक इन्वेस्टर्स, ताकि उसको पता है जो इसमें बहुत सारा पॉपुलेशन है, जिसमें बच्चा बूढ़ा यंग सब यंगस्टर सब चीज़ है। तो जिसको भी हम अगर पकड़ेंगे, मतलब जो फील्ड को पकड़ेंगे, मान के चलो हम यंगस्टर को पकड़े तो यंगस्टर के लिए नेटफ्लिक्स, फिर अपना ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि पबजी वगैरह, चाइना अभी तो पबजी बैन हो गया टेंसेंट कंपनी के कारण। इस कारण मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही हैवी फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, जो बात करता है कोई भी बिजनेस साइकिल का होना और नहीं होना, ठीक है, उसका ग्रोथ करना या नेगेटिव ग्रोथ में चल जाना, ये बात करता था पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेचुरल फैक्टर्स, मतलब किसी भी आपदा, है ना, जैसे कि अपना फ्लड आ गया, फिर बिजनेस में कुछ भूकंप आ गया, है ना, सुनामी आ गया, वो सब के कारण जो भी चेंजेस आता है उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये अपना पूरा था कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें इंटरनल फैक्टर्स में अपना था फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, वेरिएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अनप्लान चेंजेस इन इकोनॉमी। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड्स वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड नेचुरल फैक्टर्स, है ना। तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन था बिजनेस साइकिल के ऊपर। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं और भी ज़्यादा वीडियो लाने वाला हूँ क्लास 11-12 कॉमर्स के बच्चों के लिए और CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन के बच्चों के लिए, ताकि उनको ये बेनिफिट्स मिलता रहे। दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवाय